नमस्कार दोस्तों, दैनिक अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक करंट अफेयर पाने के लिए, प्रतिदिन पाने के लिए आपको इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन जो है आपको करंट अफेयर रोजाना देखने को मिलती रहे। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि है दैनिक मीडिया के नाम से, तो इस पर जो है आपको जो है विजिट करना है और ज्वाइन जो है जरूर से कर लेना है। आज हो चला है 18 फरवरी का दिन और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल कर सामने आ रहे हैं एक एक करके आप सभी को बताने वाले हैं। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में चर्चा करें। भारत की सबसे बड़ी जो हॉकी स्टेडियम है इसकी आधारशिला, जी हाँ, इसका जो उद्घाटन नहीं, इसका आधारशिला यानी कि ये जो है फिलहाल बनने वाला है। इसकी आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है, ये जो प्रश्न है निकल कर सामने आता है। इसका उत्तर जो है राउरकेला होने वाला है। दरअसल मैं आपको बताऊँ तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने जो है 16 फरवरी, माफ कीजिए, हाँ जी हाँ, 16 फरवरी को जो है इसके जो आधारशिला है वो रखा हुआ है। और इसके अलावा जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उनका कहना है कि इसका जो लक्ष्य है 2023 तक, इस स्टेडियम को पूरा करने का जो लक्ष्य है 2023 तक रखा गया है। विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन होने वाला है, तो इससे पहले 2023 से पहले स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नए हॉकी स्टेडियम का नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाना है और इस पर जो है बैठने की क्षमता 20,000 से भी अधिक की होने वाली है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ओडिशा की निकल कर सामने आती है, तो भारत की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भारत के राज्य की स्थिति के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो आप ओडिशा का जो मैप है वो पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपके बारे में इसको और भी जानकारी दूँ तो जैसा कि आप सभी ने, आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है जो नवीन पटनायक है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर जो है फिलहाल गणेशी लाल बताए जा रहे हैं। बात करें अगर ओडिशा की राजधानी की तो ये जो है भुवनेश्वर है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। विधानमंडल की बात करें यानी कि भारतीय संसद के बारे में बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा की 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ओडिशा उच्च न्यायालय जो है रहता है। यहाँ पर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो ओडिशा के संबलपुर के इस पास जो है हीराकुंड बांध जो है स्थित है, जो कि महानदी पर स्थित है। ये जो है हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बांध है और ओडिशा के कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल स्थित है, जिनमें पुरी, कोणार्क, इसके अलावा भुवनेश्वर जो है सबसे प्रमुख है, जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण जो है इसको माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा जो रथ यात्रा होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है, वो भी यहीं पर होता है, यानी कि ओडिशा पर। तो ये जो है दोस्तों आप इतने फैक्ट जो है याद करके रख सकते हैं अगर मैं ओडिशा के बारे में बात करूं तो। चलिए अब नेक्स्ट अफेयर के बारे में चर्चा करें। नंबर 2 के बारे में बात आते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं डु प्लेसिस। इन्होंने जो है वर्तमान में फिलहाल हाल ही में जो है बल्लेबाज ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यहाँ पर आप जो है इनकी जो पूरी तरीके से जो है आप जो है इनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान जो है डु प्लेसिस हैं, इन्होंने जो है 17 फरवरी 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे T20 में प्राथमिकता के साथ जो है छोटे फॉर्मेट में अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। नंबर 3 की तरफ बढ़े। हाल ही में किस उपराज्यपाल को उनके पद से हटा दिया गया है? तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वर्तमान में जो अभी फिलहाल किरण बेदी थी, इनको जो है पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था, तो इनको जो है अभी इनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर ये जो तीनों यानी कि तीनों राज्यपाल के बारे में बात करूं तो ये जो आनंदीबेन पटेल है, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश की इनको जो है राज्यपाल बनाया गया है और मध्य प्रदेश के प्रभार के रूप में ये जो है फिलहाल कार्य कर रही हैं। बेबी रानी मौर्य के बारे में बात करूं तो ये जो है उत्तराखंड की जो है राज्यपाल है। अनुसुईया उइके के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है फिलहाल गवर्नर है छत्तीसगढ़ राज्य के। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 16 फरवरी को जो है केंद्र सरकार ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इनको जो है हटा दिया है, यानी कि किरण बेदी को जो है इनके पद से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? तो यहाँ पर तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सराउंडर राजन के को जो है पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल दिया गया है। इसके अलावा इनको जो है राहत देने का फैसला और उनके मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की परिणति यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, यानी कि इनके
और इनके जो यानी कि मुख्यमंत्री है नारायण स्वामी, इनके बीच अच्छा खासा नहीं जम पा रहा था। इस वजह से इनको जो है हटाने का बात, यहाँ पर राहत देने का बात फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। नंबर 4 की तरफ बढ़े, हाल ही में कंचोत उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है, इसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर चिनाब घाटी में इस जो उत्सव का आयोजन जो है फिलहाल किया गया था। 14 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक जो है प्राचीन कंचोत उत्सव जो है मनाया गया है। अगर मैं बात करूं यह त्यौहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है, तो ये जो है मुख्य रूप से नाग और अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जो मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यानी कि ये जो उत्सव है इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मुख्यतः रूप से मनाया जाता है। आप जो है खास करके इसी बात को जो है ध्यान रखिएगा। नंबर 5 की तरफ बढ़े, हाल ही में मणिपुर के किस डॉक्टर को उच्च जापानी सम्मान जो है दिया गया है, तो ये जो है हाल ही में जो है मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम थबली को जो है इनका यानी कि जापानी जो है सबसे उच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, तो इनको जो है फिलहाल वर्तमान में दिया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मणिपुर के डॉक्टर को उच्च जापानी सम्मान, जिनको जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो जापानी सरकार का जो उच्च सम्मान है वो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है इनको जो है ये जो अवार्ड है वे यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है इनको क्यों दिया गया है, तो यह जो है सम्मान जापान और मणिपुर के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। यह जो है 1875 में गठित गैर सैन्य और राजनीतिक हस्तियों के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च अवार्ड में से एक है। यानी कि ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड है, ये यहाँ पर ये जो ब्रीफ जो जानकारी है वो निकाल कर सामने लाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात जो है मणिपुर की निकलकर सामने आती है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ दूं तो भारत के मैप के स्थिति के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। मणिपुर कौन से स्थिति को ग्रहण करता है ये आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इम्फॉल जो है मणिपुर की राजधानी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ राजभाषा की, तो यहाँ पर की राजभाषा मणिपुरी निकल कर सामने आती है। सरकारी स्थिति की बात करूँ तो राज्यपाल यहाँ की नजमा हेपतुल्ला है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह है जो कि भाजपा के हैं। अगर मैं भारतीय संसद की स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीटें आती है, लोकसभा की 2 सीटें आती है। उच्च न्यायालय के बारे में बात करूं तो मणिपुर उच्च न्यायालय के रूप में यहाँ पर निकलकर सामने आता है। इसके अलावा यहाँ पर असम जो है और पूर्व में इसकी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 22,347 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा यहाँ की जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मीतेई जनजाति एक प्रकार की यहाँ की प्रमुख जनजाति के रूप में सामने आती है। अब दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ के दर्शनीय स्थलों में इम्फाल उखरुल जो है पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। इम्फाल में कांगला पार्क भी है, गोविंद मंदिर है, वहाँ के बाजार हैं। इसके अलावा टिकेंद्रजीक पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उखरुल की पहाड़ियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर प्रसिद्ध है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकटक झील भी यहाँ पर जो है प्रमुख झीलों में से एक है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। दोस्तों इतनी जानकारियाँ जो है आप मणिपुर के बात में रख सकते हैं। नंबर 6 की तरफ बढ़े, हाल ही में जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कौन सा जो वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर है ये कितने किलोमीटर का होने वाला है। यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो है बीच में एक प्रकार से वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई यहाँ पर उत्तर दूँ तो यहाँ पर 12 किलोमीटर की रहने वाली है। दरअसल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वन्यजीव का कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है। वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा राजमार्ग होने वाला है जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण होने वाला है। दरअसल इस परियोजना का काम जो है जल्द ही शुरू होने वाला है, जो कि दोनों शहरों के बीच की दूरी को 235 किलोमीटर से घटा करके 210 किलोमीटर करने वाला है। यानी कि 25 किलोमीटर की लगभग बचत जो है होने वाली है। परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मोड के तहत निष्पादित जो है किया जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं। और ये जो खास याद रखने वाली बात यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप जरूर से याद रखिएगा। चलिए नंबर 7 की तरफ बढ़े, हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। मैं आपको जो है आंसर बताना चाहूँ तो ये जो है M राम जयस है। इनका जो है 88 वर्ष की उम्र में वर्तमान में इनका निधन हुआ है। ये फिलहाल बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे। इनकी 88 वर्ष की आयु में 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया है। इन्होंने पंजाब और
हरियाणा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सदस्य रूप में कार्य किया था। उन्होंने प्राचीन भारतीय कानून, हैबियस कॉर्पस कानून, राजा धर्म और भारतीय पर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कई किताबें भी इन्होंने लिख दी है। अब यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है कि जो कलराज मिश्र है, गंगा प्रसाद है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ये भी तो राज्यपाल ही हैं। तो इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ देना चाहूँ, नंबर 1 पर जो कलराज मिश्र हैं, तो इनके बारे में अगर मैं आपको जानकारियाँ देना चाहूँ तो ये जो है राजस्थान के फिलहाल वर्तमान में राज्यपाल है, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं। वे पूर्व में जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भी ये जो कलराज मिश्र हैं रह चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है गंगा प्रसाद की, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ दूँ तो ये जो है वर्तमान में सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। इसके अलावा इससे पहले मेघालय के राज्यपाल में 2017-18 में ये जो है काम कर चुके हैं। अब बात आती है सत्यदेव नारायण आर्य जी के बारे में, तो ये जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। इसके अलावा यहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है फिलहाल वर्तमान में 25 अगस्त 2018 से ये जो है कार्यरत हैं। तो ये जो है आप इन चारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ रख सकते हैं। चलिए नंबर 8 के बारे में बात करें। हाल ही में भारत के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो नमन ओझा है। हालांकि पूर्व विकेट कीपर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि विकेट कीपर ही हैं भारतीय क्रिकेट के, तो ये जो है इनमें से जो नमन ओझा जी हैं, तो इन्होंने जो है वर्तमान में क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये जो है संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। अब ये जो है क्यों इतने खास है, तो इनके पास जो है रणजी ट्रॉफी में एक विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक बार आउट होने का रिकॉर्ड है। वे एक टेस्ट है, इसके अलावा एक दिवसीय और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है खेल चुके हैं। इसके अलावा भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा 15 फरवरी 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। ओझा ने जो है श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र वनडे 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उसके बाद जिम्बाब्वे में अपना पहला T20 मैच इन्होंने खेला था। ये जो है भारतीय क्रिकेट के जो सीनियर यानी कि जो पूर्व जो क्रिकेटर हैं ये यहाँ पर रह चुके हैं। नंबर 9 की तरफ चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय परामर्श का जो आयोजन है फिलहाल कहाँ पर किया गया था, तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो है फिलहाल वर्तमान में मॉस्को में फिलहाल किया गया था इस द्विपक्षीय परामर्श का आयोजन। अब यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है भारत और रूस के बीच जो है UNSC मुद्दों पर वार्ता के दौरान यहाँ पर जो मॉस्को में ये जो बातें हैं वो यहाँ पर हुई हैं। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और रूस ने मॉस्को में UNSC के मुद्दों पर 16 फरवरी 2021 को जो है DG स्तर पर द्विपक्षीय परामर्श आयोजित इन्होंने किया हुआ था। अब दोस्तों बात यहाँ पर UNSC की निकल कर सामने आती है। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है 1945 में की थी। इसके अलावा यहाँ पर के जो सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर 15 जो देश हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ के सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको जो है हिंदी के स्वरूप में जाना जाता है। इसके जो है 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं इनमें से संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है। दोस्तों इसको जो है एक और अन्य नाम जो कि है इसे विश्व का सिपाही भी जो है यानी कि UNSC को जो है विश्व के सिपाही के तौर पर भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है इसी के पास जो है होती है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC का जो सदस्य भारत है वो यहाँ पर भारत इसका सदस्य नहीं है। जी हाँ, ये जो बातें हैं वो आप जो है नोट कर सकते हैं। चलिए नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मानव अधिकार परिषद यानी कि HRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किस पहले भारतीय को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो ये जो है मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो अजय मल्होत्रा है इनको जो है मानव अधिकार परिषद यानी कि HRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको इस प्रकार से चुना गया है। यहाँ पर आप जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। दरअसल अजय मल्होत्रा जो है मानव अधिकार परिषद HRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने वाले पहले भारतीय जो है ये है बन गए हैं। इन्होंने 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति तक रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया है। सेवानिवृत्ति के बाद ये जो है 2015 से लेकर के 2019 तक तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC विदेश के स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
अब दोस्तों इतनी बातें जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। HRC सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष जो है ये अजय मल्होत्रा जो है चुने गए हैं। HRC का मतलब जो है यहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल जो है निकल कर सामने आता है। चलिए नंबर 11 की तरफ बढ़े। हाल ही में आयोजित नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 35 किलोमीटर की कैटेगरी में स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो ये जो है नेशनल ओपन रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है फिलहाल उत्तराखंड के जो मनीष रावत है इन्होंने जो रांची में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है इसका आयोजन जो है रांची में किया गया था। तो जो उत्तराखंड के जो एम रावत हैं जो है इन्होंने पहला जो पुरस्कार है उद्घाटन पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। 35 किलोमीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ये यहाँ पर आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। उत्तराखंड के जो ओलंपियन मनीष रावत हैं इन्होंने रांची में 13 और 14 फरवरी को आयोजित की गई नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 35 किलोमीटर की स्पर्धा कैटेगरी में का उद्घाटन जो पदक है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा खास बात यहाँ पर यह भी है कि भारत में पहली बार 35 किलोमीटर रेस वॉक का आयोजन जो है किया जा रहा था और ये जो है पूरी तरीके से सफलतापूर्वक किया भी गया है। चलिए नंबर 12 के बारे में बात करें। हाल ही में स्पेस एक्स का कौन सा मिशन जो है सफल रहा है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो ट्रांसपोर्टर 1 है, सारा 1 है, स्पेस एक्स CRS-2012 है, 19वां स्टारलिंक मिशन है, ये चारों जो मिशन है वो यहाँ पर स्पेस एक्स की हैं। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में हाल ही में 19वां जो स्टारलिंक मिशन है ये यहाँ पर सफलतापूर्वक जो है स्पेस एक्स द्वारा ये जो मिशन है वो यहाँ पर सफल रहा है। तो ये जो है बहुत अच्छी खुशखबरी है। और जो स्पेस एक्स के जो मालिक है एलोन मस्क हैं, आप सभी जानते ही होंगे। अब दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ी बहुत और इसके लिए एडिशनल जानकारी देना चाहूँ तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्तमान में ट्रांसपोर्टर 1 मिशन, इस मिशन के तहत एलोन मस्क की कंपनी जो कि स्पेस एक्स है इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने भारत की जो 104 जो उपग्रह जो लॉन्च किए गए थे इस इसरो द्वारा उसका रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने जो है 143 जो आपने वर्तमान में इन्होंने जो है हाल ही में एक जो ट्रांसपोर्टर 1 के माध्यम से इन्होंने मिशन के माध्यम से 143 जो उपग्रह है सैटेलाइट्स है इन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किए हैं। इसके अलावा जो सारा 1 है स्पेस एक्स CRS-22 है, ये आने वाले मिशन है फिलहाल वर्तमान में स्पेस एक्स के। तो ये जो है इनको जो है इतनी थोड़ी बहुत जानकारी आप जो है याद करके रख सकते हैं। ये यहाँ पर इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो 15 फरवरी को जो है 19वें स्टारलिंक मिशन के हिस्से के रूप में इन्होंने जो है इसका जो सफलतापूर्वक जो मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नंबर 13 की तरफ बढ़े। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी कि UNCDF का जो कार्यकारी सचिव है किस भारतीय मूल की महिला को बनाया जाएगा, ये यहाँ पर आप जो है इसका आंसर जो है मैं आपको बताऊं तो ये जो है हमारी प्रीति सिन्हा है। इनको जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी कि UNCDF का कार्यकारी सचिव जो है इन भारतीय महिला के मूल की महिला जो कि प्रीति सिन्हा है इनको जो है वर्तमान में बनाया जाने वाला है। संयुक्त राष्ट्र CDF का नेतृत्व जो है प्रीति सिन्हा अब जो है करने वाली है। ये यहाँ पर इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सिन्हा ने जूडिस कार्ल का स्थान लिया है, यानी कि वर्तमान में जो है जूडिस कार्ल फिलहाल वर्तमान में इनके जो है आप समझ सकते हैं सचिव थी, तो इनका जो स्थान है कार्यकारी सचिव का इन्होंने ले लिया है। 15 फरवरी 2021 को संस्था के सर्वोच्च नेतृत्व रैंक UNCDF के कार्यकारी सचिव के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात UNCDF की निकल कर सामने आती है, यानी कि UNCDF का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के USA में स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो आप वर्तमान में जो कार्यकारी सचिव है वो तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रीति सिन्हा है इनको नियुक्त किया जा चुका है वर्तमान में, यानी कि फिलहाल जो है जूडिथ कार्ल जो है इनकी जो कार्यकारी सचिव थी वो इनका स्थान जो है इन्होंने ले लिया है। UNCDF की स्थापना जो है 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इतनी जानकारियां आप जो है रख सकते हैं। चलिए नंबर 14 की तरफ बढ़े। हाल ही में टाटा जो है किस कंपनी की 68% जो हिस्सेदारी है ये यहाँ पर प्राप्त करने वाली है। दरअसल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो बिग बास्केट की 68% जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर 68% जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर शेयर खरीदने वाली है टाटा की कंपनी। जी हाँ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बिग बास्केट में 68% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर टाटा जो है प्राप्त करने जा रही है। साल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह टाटा समूह ने ऑनलाइन
ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा डिजिटल के माध्यम से लगभग 9,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी का अधिग्रहण जो है इससे किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात जो है टाटा ग्रुप की निकलकर सामने आ जाती है। तो इसकी स्थापना जो है जमशेद जी टाटा जी ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, हेडक्वार्टर यानी कि। इसके अलावा टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रतन टाटा हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो सहयोगी कंपनियां हैं टाटा कंपनी की, इनमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो पेरेंट्स के जो यानी कि जो पेरेंट जो कंपनी है वो यहाँ पर टाटा है, लेकिन इससे सब ग्रुप जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार से निकलकर सामने आती है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको जो है प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लेना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस प्रतिदिन लाते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा PDF करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि प्रतिदिन आपको अगर आप वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते हैं तो वहां पर आपको है इस जो वीडियो है यानी कि जो PDF है वो प्रतिदिन आपको वहां पर देखने को मिलती रहे। चलिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन इससे ही बढ़ता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।